हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करूँगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। और जो भी सब्जेक्ट है ना, ये एनवायरनमेंट वाला जिस भी पेपर में आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पेपर हों, जिसमें ये आता है टॉपिक, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जब मैं ना एक एक करके सारे आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करूँगा, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, तो ये जो चैनल है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। ओके, साथ में जो जो चैप्टर होते जाएंगे उसके लिए ना, उसके ऊपर मैं एमसीक्यू की भी वीडियो लाऊंगा, मॉक टेस्ट भी लाऊंगा। इसे मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है जिससे ना आप क्या कर सको, आप ना पूरा पूरा मतलब कि चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अंडरस्टूड? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसा कि आपको पता है क्या होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो भी हमारा ज़मीन का एरिया होता है ना पूरे अर्थ के ऊपर, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, ज़मीन वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, इसमें हम ये देखते हैं जो भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का जो भी जिंदा जिंदा होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी जिंदा है जिसमें जान है, उसे बायोटिक बोलते हैं। अब ए बायोटिक किसे बोलते हैं? जैसे सॉइल, एयर, वाटर, इन्हें ए बायोटिक बोलते हैं। तो हम अगर लैंड पे देखते हैं ना इंटरेक्शन इन दोनों चीज़ों में, बायोटिक और एबायोटिक में, उसे हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब होता है जब बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ओके, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ? जब लैंड बेस्ड कम्युनिटीज़ में बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट। अब मैं आपको थोड़ी बातें और बताना चाहूँगा। अर्थ का ना जो 28% भाग है ना, वो आपका क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। ओके, लेकिन आपको ये बात पता करके बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि 80% बायोडाइवर्सिटी इसी में पाई जाती है। 80% छोटी बात नहीं है। साथ में बहुत बार ना पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस बायोम के वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या आएगा? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेन वाटर, जो रेनफॉल होती है ना। मैं सोचता हूँ इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम, राइट। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी रेनफॉल होती है उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आर द टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अंडरस्टूड? वाइटल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये? ओके, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये हेल्प करता है, साथ में हैबिटेट प्रोवाइड करता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? कार्बन जो होती है ना, वो सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि सिंकिंग का भी काम करता है। कार्बन जो होती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं बहुत सारी कार्बन अपने अंदर ना पूरा मतलब कि उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं ना कार्बन को, जितना भी हम जनरेट करते हैं। तो इसीलिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो चलते हैं हम आगे अब इसी के साथ। ओके, अब हम देखेंगे थोड़े बायोम के बारे में पढ़ेंगे। बायोम, जैसे इकोसिस्टम को ना बहुत सारे बायोम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे फॉरेस्ट हो गया हमारा, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, टुंड्रा हो गया। पूरा मैं बताऊंगा अच्छी तरह क्या क्या इसका मतलब है। पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पढ़ लो, इसका मतलब क्या है। ठीक है, टुंड्रा क्या होते हैं? आर्कटिक, मतलब कि जो ठंड की जगह होती है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो ग्रोथ होती है, परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट का क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा। जब बर्फ़ जम जाती है ना पूरी लैंड के ऊपर, उसे परमाफ्रॉस्ट
कहते हैं, तो एक टाइम होता है जब वो पिघलती है तो जितनी भी फर्टाइल लैंड होती है वो ऊपर आती है। ओके, तो इसीलिए परमाफ्रॉस्ट का रीज़न होता है वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है टुंड्रा में। डेजर्ट तो पता ही है आपको, हॉट भी होते हैं कोल्ड भी होते हैं। ओके, अगर हॉट होगा तो हाई इवेपोरेशन रेट होगा क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो हाई इवेपोरेशन होता है। कोल्ड में क्या होता है, सीवियर विंटर होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होता है डेजर्ट में, ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि वो कम से कम पानी में सरवाइव कर पाए। अंडरस्टूड। साथ में ग्रासलैंड कौन सी होती है, ट्रॉपिकल होती हैं, सवानाज, ओके, टेम्परेट होती है, प्रेरीज, स्टेपीज़। ओके, और ट्रांजिशन जोन्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। साथ में फॉरेस्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। ओके, ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। टेम्परेट कैसे होते हैं, टेम्परेट में सीज़न अलग अलग होते हैं, 4 सीज़न होते हैं मेनली, अभी हम देखेंगे। बोरियल कौन से होते हैं, जिनमें कॉनिफरस ज़्यादा, जैसे स्प्रूस हो गया, फर हो गया, ये सारे होते हैं। कॉनिफरस को ही बोरियल बोलते हैं। ओके, तो हम चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो पहले हम क्या देखेंगे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जितना मैं बोलूँ उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च कर रखी है तो आपको क्या ज़रूरत है फालतू में ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे देखो ये पूछा जाता है, ये ना पेपर में भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है ग्रेटर देन 2000 मिलीमीटर। ओके, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और टेम्परेचर हमेशा जब भी ट्रॉपिकल की बात हो तो 25 से ऊपर रखना है। ओके, 25 से लेके 30 डिग्री तक आप बोल सकते हो, ऐसा टेम्परेचर रहता ही है यहाँ पे। सॉरी, साथ में हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब आप पूछोगे एनपीपी का मतलब क्या होता है, मैं अभी बता दूं आपको, तो ठीक है अभी बता देता हूँ। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जब एनर्जी जनरेट करते हैं बायोमास के रूप में, तो जितना भी वो ना सांस लेने में भी तो एनर्जी लॉस करते हैं। जैसे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो ये जो पहला टॉपिक लेवल होता है, उसने जितना भी खाना खाया उसे एब्जॉर्ब करा, ठीक है, एब्जॉर्ब करा, तो वो अपनी भी तो एनर्जी बनाने में, सांस लेने में भी तो कुछ एनर्जी यूज़ कर रहा होगा ना। जब उसकी टोटल एनर्जी में से सांस लेने वाली और अपनी लाइफ को सस्टेन करने वाली एनर्जी माइनस कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया तो अभी हम दोबारा आगे डिस्कस करने वाले हैं इसे, तो आपको समझ आ जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं ये वर्ल्ड की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 50 से ज़्यादा वर्ल्ड की ना स्पीसीज़ पूरी यहाँ पे ही मिलती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पे वेट ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ऐसी जगह पे जो स्पीशीज़ ना रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के हर फ्लोरा हो चाहे फोना हो, उनकी ना स्पीशीज़ पाई जाती है। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही तरह के प्लांट हैं बहुत दूर या ट्री हैं बहुत दूर तक, ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरीके के प्लांट पौधे आसपास लगे हुए मिलेंगे। तो इसीलिए ना ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता टिम्बर इंडस्ट्री के, जो लकड़ी वाली इंडस्ट्री होती है ना, क्योंकि अगर आप ना वहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्री लगा दोगे तो एक पेड़ तो इधर पाया जाएगा, फिर ऐसा ही सेम पेड़ यहाँ पे पाया जाएगा, दूर दूर होंगे लेकिन बीच में बहुत सारे अलग अलग प्लांट ट्री और ये सब होंगे, तो हम काट ही नहीं सकते इन पेड़ों को। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए कौन सी इंडस्ट्री अच्छी होती है, वो होती है टेम्परेट डेसिडुअस वाली। थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टेम्परेट डेसिडुअस के बारे में क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 तरह के सीज़न होते हैं। और ट्रीज जो होते हैं ना, अपने जो उनके पत्ते होते हैं ना, उन्हें शेड करते हैं। शेड क्यों करते हैं, जिससे वो कंजर्व कर पाए वाटर और कोल्ड को सरवाइव कर पाए, इसलिए वो अपने जो भी अपने पत्ते होते हैं उन्हें शेड करते हैं। अंडरस्टूड।
साथ में अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मॉनसून फॉरेस्ट है इंडिया में ज़्यादातर, मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं इन्हें, डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं और ज़्यादातर इंडिया में यही पाए जाते हैं। जैसे अगर आप इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करोगे तो यही मिलेंगे आपको। साथ में डोमिनेंट स्पीशीज़ की बात करूँ तो टीक, साल, शीशम, जब भी टीक साल की बात होती है तो समझ लेना डेसिडुअस की बात हो रही है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था, टिम्बर इंडस्ट्री कहाँ लगती है, टेम्परेट डेसिडुअस जहाँ पे होते हैं। अंडरस्टूड? तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बोरियल बायोम की, ताइगा भी बोलते हैं जिसे। तो इसे ना कॉनिफरस वाले ट्री, तो कॉनिफरस क्या होते हैं, कांटेदार जो ट्री होते हैं ना, वो ज़्यादातर यहाँ पे मिलते हैं। ओके, थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, हार्श विंटर होती हैं और कूल और छोटी समर्स होती हैं। विंटर बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और समर्स कैसे होती हैं, छोटी। साथ में ट्रीज़ कैसे होते हैं, नीडल लीव्ड कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि पाइन, फर, स्पूस, ऐसे ट्रीज़ होते हैं। साथ में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड जो होता है ना, नदर्न हिमालयास का, अगर आप हिमालयास पे भी मिलेंगे। साथ में अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे ना, हाई ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। अगर मैं इनके फोना की बात करूं, फोना का मतलब क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स कैसे मिलते हैं, जब यहाँ पे ठंडा इलाका है, ओके, टाइगा में ठंड पड़ रही है, तो कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर आपको लगेगा स्वेटर पहन रखा है, ऐसे कि उनके ना बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, जैसे लिंस, मिंक, मूज, ऐसे मिलते हैं। और साथ में इन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर रखा है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थिक कोट जैसा कवर होगा, मतलब कि बड़े बड़े बाल होंगे इनके, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए भगवान ने इन्हें ऐसा अडेप्टेशन इन्होंने ले लिया है। अंडरस्टूड? साथ में ग्लोबल कार्बन सिंक का काम करते हैं ये। ओके, बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं ना, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है अर्थ पे, ओके, और प्लेइंग अ पिवटल रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन। ये जो है ना, सबसे बड़ा बायोम है बोरियल का, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे ट्री पाए जाते हैं, ऐसा एरिया पाया जाता है। और साथ में ये कार्बन को सबसे ज़्यादा सिंक के रूप में काम करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इन ट्रीज़ को मत काटो। अगर आप इन ट्रीज़ को काटोगे और अगर ये ट्रीज़ बर्बाद होंगे तो ये इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करी है। तो अगर आप इन्हें काटोगे तो जितना भी CO2 सिंक है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? साथ में जैसे डिस्टर्बेंस होती है ना, फायर लग जाती है या बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ना कार्बन जितना भी इन्होंने ले रखा है अंदर, वो पूरा कार्बन बाहर निकल जाएगा और पूरे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक का कौन काम करता है, बोरियल बायोम, टाइगा, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ओके, तो ग्रासलैंड क्या होते हैं, ओपन एरिया होता है जहाँ पे ग्रासेस ही ग्रासेस आपको दिखेंगी, उसे बोलते हैं हम ग्रासलैंड। ओके, और ये ट्रांजिशन जोन होता है किसके बीच में, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, जिसे हम इकोटोन बोलते हैं ना। तो ग्रासलैंड इज़ अ इकोटोन जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होता है। तो अगर मैं ट्रॉपिकल सवानास की बात करूं, ट्रॉपिकल सवानास कहाँ पे मिलेंगे, साउथ अफ्रीका, ओके, और अफ्रीका वाले रीजन में, साउथ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपने अगर नेशनल ज्योग्राफी का चैनल देखा होगा, उस पर भी देखा होगा आपने सारा, है ना, कैसे शेर मारता रहता है ना हिरन को, तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ज़ेब्रास बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर ये खुला एरिया है तो ऐसे जानवर मिलेंगे जो भाग सकते हैं तेज़, जैसे शेर मिलेगा यहाँ पे, एलिफेंट्स मिलेंगे, ज़ेब्रास मिलेंगे, ओके, साथ में एंटीलोप मिलेगा, मतलब कि हिरन मिलेगा यहाँ पे, ऐसे जानवर मिलते हैं। साथ में वेजिटेशन कैसा होता है, स्कैटर्ड ट्रीज़, इसका मतलब क्या होता है,
यहाँ पे घास तो होगी, साथ में यहाँ पे एक ट्री होगा। एक थोड़ा दूर जाके सिम्बा मूवी देखी हो है ना आपने, सिम्बा है वो लॉयन किंग है, तो वो सवानाज ही है, जो उसका घर होता है ना वो सवानाज होता है। तो यहाँ पे पूरे साल गर्मी पड़ती है और थोड़ी सी बारिश होती है। अब मेनली ड्राई सीजन होता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, कौन से ग्रासलैंड को, टेम्परेट ग्रासलैंड को बोला जाता है। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है। और अगर मैं रीज़न के नाम पेपर में पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे प्रेरीज मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्टीपीज मिलते हैं यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के एरिया में, पंपाज मिलते हैं साउथ अमेरिका में, और वेल्ड मिलते हैं कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अंडरस्टूड। साथ में अगर मैं बात करूँ आपसे क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट समर और कोल्ड विंटर होते हैं। समर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, विंटर कोल्ड होते हैं, और यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल भी रहती है। वहाँ पे तो ट्रॉपिकल सवानास में वेट और ड्राई सीजन रहता ही रहता है। साथ में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हॉट समर होती है, मॉडरेट रेनफॉल रहता है यहाँ पे। अंडरस्टूड। साथ में वीट और कोन को उगाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। वीट अगर यहाँ पे उगाना चाहता है कोई भी, तो वीट और कोन यहाँ पे उगा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड पे। अब हम देखेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम को। डेजर्ट इकोसिस्टम कैसे कैसे होते हैं। डेजर्ट में दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट होता है, कोल्ड होता है। हॉट में क्या होता है, हाई इवेपोरेशन रेट होगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। ओके। साथ में एनुअल रेनफॉल कैसी होती है, 250 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। साथ में थार डेजर्ट इंडिया में एग्जांपल है। और अगर मैं ग्लोबल की बात करूँ तो सहारा, अरेबियन, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। यहाँ पे आप ये मान सकते हो एरिड रीजन होता है, कम रेनफॉल होती है, और साथ में जो ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ऐसा रीज़न है ये। कोल्ड अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, विंटर बहुत ज़्यादा हार्श है, और जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब कि जो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा कम है। और साथ में इंडिया में एग्जांपल है लद्दाख, और ग्लोबल एग्जांपल है गोबी डेजर्ट और ग्रेट बसीन। रेन शेडो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमें कोल्ड डेजर्ट में। साथ में अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन कैसा होता है यहाँ पे। ज़ेरोफाइट मैंने बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि पानी कम है तो ऐसे प्लांट होंगे जो पानी कम हो तो टॉलरेट कर सकें, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स। ओके। साथ में अगर मैं जानवरों की बात करूं, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर जानवर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जानवर बाहर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसलिए जानवर जो होते हैं ना वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात में निकलते हैं जानवर, ठीक है, ऐसे जानवर मिलेंगे। साथ में जो भी प्लांट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो सारे ऐसे होते हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और डीप रूट सिस्टम होता है, जिससे वो ज़मीन के अंदर पूरा पानी ढूंढ पाए। ओके, ऐसे होते हैं। तो अडेप्टेशन की अगर बात करो तो कैसा होगा, ज़ीरोफाइटिक। ओके। अब चलते हैं हम आगे। टुंड्रा की अगर मैं बात करूं, टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा होता है बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया वाला इकोसिस्टम। ओके। टुंड्रा का मतलब क्या होता है, दो तरह के होते हैं इकोसिस्टम, आर्कटिक और अल्पाइन। तो आर्कटिक का मतलब होता है जो नॉर्थ पोल के, हाई ऑल्टीट्यूड अराउंड द नॉर्थ पोल, उसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक टुंड्रा। ओके। साथ में यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि बर्फ़ में क्या ही उगेगा, जैसे मॉसेज, लाइकन्स, ओके, और शब छोटे मोटे प्लांट पौधे ऐसे उग जाते हैं। जब इतनी ठंड है तो कौन रहेगा, पोलर बियर रहेंगे, कैरीबू रहेगा। ओके। आर्कटिक फॉक्सेस होती है ना जो बर्फ़ में लोमड़ी रहती हैं, वो सारी यहाँ पे मिलेंगी आपको। अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, अल्पाइन होता है आर्कटिक से थोड़ा सा नीचे का एरिया, जहाँ पे ट्री लाइन होती है ना, आप अगर पहाड़ देखोगे, पहाड़ पे आपको थोड़े ट्रीज दिखते हैं ना, वो होता है अल्पाइन टुंड्रा। हाई माउंटेन अबव द ट्री लाइन। ओके। और साथ में
हायर रीचेज ऑफ हिमालयाज़ में आपको दिखेंगे ये एरिया, साथ में जो स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है स्नो लेपर्ड मिलती है। ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। ओके, अब परमाफ्रॉस्ट की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। परमानेंटली फ्रोज़न सबसॉइल होती है। ओके, और जब अगर बर्फ़ पिघलेगी तो ये भी बाहर आ जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट भी थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट में ना बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक भी आप देख सकते हो। तो कार्बन सिंक अगर वो जितना पिघलेगा, ओके, जितना मार्शी लैंड होगा और अगर ये तबाह होगा तो उतना ही CO2 रिलीज़ होगा और उतना ही अर्थ को ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ये भी पढ़ सकते हो। ओके, तो चलते हैं आगे। अब इंडिया में कैसे जोन्स को डिवाइड करा गया है, जो भी हमारे ज़मीन वाले लैंड एरिया वाले जोन हैं उन्हें कैसे डिवाइड करा गया है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करूँगा थोड़ा। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन हैं। ओके, जोन इंडिया में वो कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हाई रेनफॉल होता है और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर भी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिड भी है, साथ में टेम्परेचर हाई भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहती है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, और पेनिनसुला के रीजन में इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करूँ तो कहाँ मिलेगा? राजस्थान और गुजरात में। ज़ीरोफाइटिक का मतलब बता दिया है मैंने आपको। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? माउंटेन ही होता है। ओके, हिमालय नीलगिरीज में मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे स्वैम्प वाला एरिया कौन सा है? मैंग्रोव सबको पता है, सुंदरबंस, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा हिमालय पे कैसे ये जोन डिवाइड है वो लिखा हुआ है। अगर आप 1000 मीटर से कम की ऊंचाई पे जाओगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मिल जाएगा, जैसे साल, बम्बू, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। 1000 मीटर से 2000 मीटर पे होगे तो वेट टेम्परेट मिल जाएगा, ओक, चेस्टनट। मतलब आप एक बार नज़र डाल लेना। 1500 मीटर से जाओगे 3000 मीटर तक टेम्परेट कॉनिफेरस मिल जाएगा, पाइन, देवदार, ओके, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये वाले मिल जाएंगे। 3000 मीटर से 3600 मीटर जाओगे अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च, ये सारे मिल जाएंगे। मतलब सेम है, जो ऊपर पढ़ा के मैं आया ना आपको वही लिखा हुआ है। और 3600 से ऊपर जाओगे मीटर से तो अल्पाइन मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, अल्पाइन मिल जाएगा, मोसेस, लाइकन्स, ओके, तो छोटे मोटे पौधे ये सब मिलेगा। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा हम कन्वेंशन देख लेते हैं, जो भी हम कंजर्व करने के लिए है ना लैंड के इकोसिस्टम को, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, इनके थोड़ी डेट याद रखने की कोशिश करना। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, ये क्या है? लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। पहले तो ये पॉइंट याद रखना आप। ओके, साथ में क्यों है इसमें ना एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात होती है। डेजर्टिफिकेशन है कि ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन ना हो, डेजर्ट को कम करने के लिए ये बनाया गया था। और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात होती है, 1994 में आया था, याद रखना। अगर मैं CBD की बात करूँ, 1992 में आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, रियो अर्थ समिट में इसे लाया गया था। रियो अर्थ समिट क्या कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ओके, जब इसे लाया गया था। साथ में इसमें बोला गया है क्या? सस्टेनेबल यूज़ हो। ओके, और साथ में फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट मिले, और साथ में कंजर्वेशन हो। 3 बातें आपको याद करनी है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस पे फोकस करता है? कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल यूज़ पे, और फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट्स पे। अंडरस्टूड? ये याद रखना। हाँ, साथ में हम थोड़ी बात करते हैं साइट्स की।
साइट्स में साइट्स ये है, एक एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड पे, जिससे ना हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पे हम ना लगाम लगा पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा क्यों है ये, जिससे हम वी विल बी एबल टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एंश्योर दैट ट्रेड डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन द वाइल्ड। इतनी भी ज़्यादा ट्रेड ना हो जाए कि वो जानवर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा भी हमें ट्रेड नहीं करनी, तो उसे कौन रेगुलेट करता है? साइट्स। साथ में अगर मैं बॉर्न कन्वेंशन की बात करूँ तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ को ये देखता है, जितनी भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती है ना, जैसे दूसरे कहीं से हमारे इधर आई या, तो उसे ये रेगुलेट करता है कि सस्टेनेबल यूज़ हो। ओके, ऐसा ना हो कि सारी माइग्रेटरी स्पीसीज़ का जो भी हैबिटेट है वो भी तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, माइग्रेटरी एनिमल्स और स्पीसीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा ना हो। तो वो उसमें बॉर्न कन्वेंशन में ये बात होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो भी हमारी चैप्टर से रिलेटेड थोड़े टर्म्स हैं उसे मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ। इकोटोन का मतलब क्या होता है पहले आप देख लीजिए। इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशन जोन बोलते हैं इसे, जो दो कम्युनिटीज़ के बीच का जोन होता है। ओके, दो इकोसिस्टम के बीच के जोन को क्या बोलते हैं? इकोटोन। जैसे मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव क्या है? दलदली इलाके को बोलते हैं मैंग्रोव। तो दोस्तों स्वयं वाला एरिया होता है। दलदल कहाँ होती है? दलदल होती है ना वो पानी का एरिया है ना वो ज़मीन का एरिया है। मतलब ज़मीन से जब हम पानी की तरफ जाते हैं तो बीच में एक एरिया पड़ता है जो थोड़ा ऐसा दलदल वाला होता है, ना वो लैंडी है ना वो वाटरी है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? इकोटोन। मैंग्रोव एक तरह का इकोटोन है। ऐसे ही ग्रासलैंड जो है वो भी इकोटोन है, क्योंकि हम जंगल से जब डेजर्ट की तरफ जा रहे होते हैं बीच में क्या पड़ता है? ग्रासलैंड। पेड़ धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं ना, जैसे पेड़ हैं बड़े बड़े, फिर वो धीरे धीरे घासों में कन्वर्ट हो जाता है, घास फिर आगे जाके रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो बीच में जो घास पड़ी, ये कौन सा जोन है? ये हमारा जोन है कौन सा? इकोटोन। बहुत बढ़िया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं एज इफ़ेक्ट की। एज इफ़ेक्ट किसे बोलते हैं? एज इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। एज इफ़ेक्ट ना इकोटोन में जितनी भी स्पीसीज़ मिलती हैं ना उसे ही हम एज इफ़ेक्ट बोलते हैं, और जो स्पीसीज़ मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एज स्पीसीज़। क्योंकि इकोटोन में जो बीच का एरिया होता है ना उसमें क्वालिटी कौन सी होती है? पानी वाली क्वालिटी भी होंगी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की भी क्वालिटी होंगी। तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो एज इफ़ेक्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है एज इफ़ेक्ट पे पाई जाती है। ओके, मतलब इकोटोन के एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसे बोलते हैं एज इफ़ेक्ट। अंडरस्टूड? यही लिखा है। तो चलते हैं आगे। कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ से क्या समझते हो? कोई ऐसी स्पीशीज़ अगर हम उसे हटा दें तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। मान लो अगर अगर मैं डेजर्ट की बात करूं, चलो डेजर्ट की बात बताता हूँ, सवानास की बात बताता हूँ। अगर वहाँ पे टाइगर ना हो, वहाँ पे अगर लायन ना हो तो क्या होगा? अरे ये जितने भी जेब्रा हो गया या जितने भी हिरन हो गए वो क्या करेंगे? पूरे उसकी घास ही खा जाएंगे, पूरा रेगिस्तान ही बना देंगे उसे, तो है ना। तो इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मारेंगे उन्हें, उसकी वजह से ना बैलेंस बना रहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो टाइगर क्या हुए? कीस्टोन स्पीशीज़। तो कीस्टोन स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज़ अगर वो ना हो तो पूरा गड़बड़ा जाएगा इकोसिस्टम। अंडरस्टूड? अब मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, एक टर्म समझाया था, एनपीपी के बारे में हम बात कर रहे थे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये क्या होता है? द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड एज बायोमास बाय प्लांट्स माइनस द एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन।
बायोमास का भी मतलब बता देता हूँ। बायोमास क्या होता है, बायोमास अगर किसी को भी हम ना सुखा देंगे, किसी भी चीज़ को, लिविंग बीइंग को, तो सुखा के जो उसका ना पूरा वेट निकलेगा उसे हम बायोमास बोलते हैं। ड्राई करके जो वेट निकलेगा उसे बायोमास बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो इसीलिए जो एनर्जी उसके पास आई थी माइनस जो एनर्जी उसने यूज़ करी रेस्पिरेशन के लिए, ओके, और जब उन्हें माइनस कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा पूरे चैप्टर का के बारे में अच्छी तरह। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना इस वाले चैप्टर के ऊपर सारे MCQ लगाओ। अगर आपको जब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। मैं मतलब जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद ना मैं भी एक सीरीज़ लाऊंगा, एक चैप्टर पढ़ा के उसके ऊपर ही पूरा मैं MCQ करवाऊंगा, जिससे आपका वो चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और जब भी आपको दिक्कत आए आप आके दोबारा से देख सकते हो वीडियो। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी जल्दी आपका चैप्टर ख़त्म करवाते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।